Hello dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Today I start about the common human disease that is Entamoeba histolytica. आज हम इस वीडियो में Entamoeba histolytica की चर्चा करेंगे, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं अमीबियासिस। कौन सी डिजीज है? अमीबियासिस पेचिस। तो इस मामले में हम वीडियो को शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था 1859 में, लैम्बल। कौन साइंटिस्ट था? लैम्बल। इस एंटमीबा हिस्टोलिटिका को प्यारे हम बोलते हैं क्या? अमीबियासिस। अमीबियासिस ये डिजीज है अमीबियासिस, जिसको सामान्य लैंग्वेज में हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिसेंट्री या पेचिस। लैम्बल (1859) इस डिजीज की डिस्कवरी की। इस डिजीज की डिस्कवरी की। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, लॉस। लॉस 1875 में, LOSCH, लॉस ने 1875 में इसकी पैथोजेनिसिटी यानी रोग जनकता का अध्ययन किया और ये पता लगाया कि ये बीमारी ह्यूमन बीइंग में अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री फैलाती है। अब इसको देखते हैं क्या है ये। पहले इसमें हमने अगली टॉपिक ली है, अगला हेडिंग लिया है हैबिटेट, फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी। कहाँ रहता है? क्योंकि ये डिसेंट्री रोग पैदा करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहेगा। कहाँ रहेगा? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में पाया जाता है और इसकी जो डायमीटर रेंजिंग होती है वो 20 से 30 माइक्रोन के दरमियान होती है। इसके बीच 20 से 30 माइक्रोन की डायमीटर होती है। चूंकि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्यूडोपोडिया नहीं पाए जाते हैं। और इसकी एडल्ट स्टेज क्या कहलाती है? ट्रोफोजॉइट। इसकी एडल्ट स्टेज क्या कहलाती है? ट्रोफोजॉइट। ध्यान देंगे, इसी ट्रोफोजॉइट को हम मैग्ना फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना फॉर्म। चूंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहने के नाते बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो हो नहीं पाता है, इसलिए इसमें एक, यहाँ इसके साइकिल में हमने दिया है, एक ही सिंगल ब्लंट या कुंद स्यूडोपोडियम पाया जाता है। ठीक, एक ही स्यूडोपोडियम पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसके साइटोप्लाज्म में देखें तो एक सिंगल न्यूक्लियस, चारों ओर से साइटोप्लाज्म होता है और वो साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट होता है। इसका जो यहाँ हमने दिया है ट्रोफोजॉइट। अब इस ट्रोफोजॉइट में सिंगल न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, चारों ओर से कवर किए रहते हैं न्यूक्लियस को, और जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स कहाँ से लेगा? ह्यूमन इंटेस्टाइन से लेता है, वो ह्यूमन से ही लेता, चूंकि होस्ट है ये, एक मोनोजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है, अभी हम बताएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। फूड वैक्यूल्स कई होते हैं। फिर चूंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पे मूवमेंट हो नहीं पाता, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो भी बहुत कम या ना के बराबर होते हैं।
क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है वाटर बैलेंसिंग करना। जो नॉर्मली अमीबा में देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वाटर बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करते हैं। तो वो नॉर्मली पॉन्ड्स में है ना पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, तो वहां पे फ्रीली मूवमेंट करता है। लेकिन यहां चूंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो होता क्या है, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा और सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा डेवलप वो नहीं होते हैं। जो डेवलप ऑर्गन्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ये बात हो गई किसकी? हैबिट, फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी की। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग कैसे उत्पन्न होता है ना? रोग कैसे उत्पन्न होता है, तो यहां ध्यान देंगे, ये पैथोजेनेसिस हमने हेडिंग डाली है। पहले जब ये ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पॉर्ट में जाता है, तो उस ट्रोफोजॉइट से कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होती हैं। करती क्या है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो ट्रोफोजॉइट से सिक्रीट हुई हैं, स्रावित हुई हैं, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, और सब म्यूकोसा को डिस्टर्ब करती हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल पर लगी हुई म्यूकोसल वॉल यानी म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड सब म्यूकोसा को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे ये होता क्या है, ये ट्रोफोजॉइट धीरे धीरे जाकर के उसके टिश्यू में इंटेस्टाइनल टिश्यू में चले जाते हैं, और इंटेस्टाइनल टिश्यू में जा करके वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके आरबीसी में आए हुए फूड मटेरियल को खाते हैं। ठीक, और ध्यान देंगे कि ये चीज होती है, वहां पे जाकर के बाइनरी फिजन करता है, रेगुलर डिवाइड करता है। ठीक, अब इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने के बाद वहां से उसके टिश्यू को डिस्टर्ब करता है। टिश्यू से डिस्टर्ब करने के बाद होता क्या है, तमाम सारे ब्लड म्यूकस के रूप में, आंव के रूप में वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और मल के साथ बाहर निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खूनी पेचिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, खूनी पेचिस, है ना। फिर अब ये पैथोजेनिसिटी के अंतर्गत जो हमने देखा कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होने के बाद इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा डिस्टर्ब हो जाती है, उसी के थ्रू ट्रोफोजॉइट चला जाता है इंटेस्टाइन के टिश्यू में, और वहां पे वो बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन करने के बाद वो वहां पे छोटे छोटे फोड़े बना देता है, वहां से ब्लड निकलते हैं, अल्सर टाइप हो जाता है, और वो ब्लड आपके म्यूकस के थ्रू आंव के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। पहले इस लाइफ साइकिल का फिगर हमने ड्रा किया हुआ है, देखिए यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रोफोजॉइट है जिसको हम मैग्ना फॉर्म कहते हैं, सारी कंडीशन हमने लिख दी है। सिंगल स्यूडोपोडियम होती है, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स तो होती हैं, और इसमें आरबीसी भी पाई जाती है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पाई जाती है। ये चली जाती है कहाँ पे, टिश्यू में। कहाँ चली जाती है, टिश्यू में। अभी हमने बताया पैथोजेनेसिस में जब टिश्यू में चली जाती है तो करती है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन करने के बाद एक जो सेल बनता है जिसको हम कहते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म। ठीक, ये इसकी छोटा सा फॉर्म होता है, रूप होता है, जिसको हम कहते हैं माइन्यूटा फॉर्म। अब ये जो प्रीसिस्टिक मतलब ये कि सिस्ट यानी हार्ड कवरिंग जो है अभी नहीं बनी होती है। ठीक, और हार्ड कवरिंग ना बनने की कंडीशन को हम कहते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म। इसके बाद क्या होता है, इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पे सिस्ट मतलब हार्ड कवरिंग, चारों तरफ से हार्ड कवरिंग बना लेता है, सिंगल न्यूक्लियस होती है, और उस सिंगल न्यूक्लियस में फिर डिवीजन होता है जिससे वो बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में चली जाती है।
ठीक है, ये चीजें इतनी यहां से फिर उसके एलिमेंट्री कैनाल से और टिश्यू से निकल करके कहां चली जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में। ध्यान देंगे कहां से चली जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में, यानी क्या? एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी में, है ना, इंटेस्टाइनल कैविटी में चली जाती है, इंटेस्टाइनल कैविटी में चली जाती है। कौन? बाइनरी फ्यूजन होने के बाद जब ये निकल के आई, यानी बाइन्यूक्लिएट स्टेज, सिस्ट के बाद में बाइन्यूक्लिएट स्टेज, और ये बाइन्यूक्लिएट स्टेज फिर न्यूक्लियस डिवाइड करती है, तो जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज। क्या बोलते हैं? क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज। क्या? क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज, जिसमें 4 केंद्रक होते हैं, 4 न्यूक्लियस होता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम इन्फेक्टेड स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड स्टेज। क्यों? क्योंकि यही संक्रामक अवस्था एक दूसरे मनुष्य को इन्फेक्ट करती है। ध्यान रखेंगे, इसकी लाइफ साइकिल जो है मोनोजेनेटिक होती है, एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाती है। होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग। मोनोजेनेटिक का केस है ये। कौन सा केस है ये? मोनोजेनेटिक का केस है। तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज है, ह्यूमन बीइंग के फेसेस के साथ, मल के साथ, पखाने के साथ ये बाहर निकलता है। और ये जो सिस्ट है क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज, जब वो इंसान बाहर मल त्यागता है तो ये सिस्ट हवा के झोंकों से सूख जाती है, हवा के झोंकों से सूख जाती है। और गंदे पानी के जरिए जब किसी दूसरे मनुष्य, हवाओं के जरिए, गंदे पानी के जरिए जब किसी दूसरे मनुष्य में एंट्री लेती है, किसी दूसरे मनुष्य में एंट्री लेती है, तो वहां उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के ये सिस्ट वाल जो है रप्चर कर जाती है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज अब वो चली गई है दूसरे ह्यूमन बीइंग में, इसीलिए इसको इन्फेक्टेड स्टेज कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पूछता है नीट में कि इसकी एंटेमिबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होती है? तो क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज। ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज जो है बेटा, आगे चल करके किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जिसको रोग नहीं है उसमें चली जाती है, उसके एलिमेंट्री कैनाल में, गंदे पानी के जरिए, हवाओं के द्वारा, ठीक है ना, या आपके नाखून बढ़े रहते हैं उसके थ्रू, ठीक। तो वो एलिमेंट्री कैनाल में, किसी स्वस्थ मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद उसकी जो सिस्ट वाल है वो रप्चर कर जाती है और 4 केंद्रक वाली वो स्टेज बाहर चली जाती है। और सिस्ट के टूटने या ब्रेकिंग होने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्ससेस्टमेंट, मतलब सिस्ट का ब्रेक होना, दैट इज एक्ससेस्टमेंट। अब ये 4 केंद्रक वाली स्टेज यहां बाहर दिखा दिया गया है, जिसको हम मेटासिस्टिक अमीबा कहते हैं। अब इस मेटासिस्टिक अमीबा में जो 4 केंद्रक को, 4 न्यूक्लियस को होल्ड किए हुए है, जो सिस्ट को तोड़ करके बाहर आई है, अब इसमें होगा डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी यार? माइटोसिस। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। और हम जानते हैं कि माइटोसिस में एक सेल या एक न्यूक्लियस डिवाइड होती है तो 2 बनती है। चूंकि यहां 4 है, 4 न्यूक्लियस था, माइटोसिस होगी तो आगे चल करके क्या बनाएगा? 8 न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? 8 न्यूक्लियस। माइटोसिस के थ्रू 1 से 2 तो 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएगी। और हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म डेवलप होकर के क्या बना लेता है? एक नया ट्रोफोजोएट एंटेमिबा हिस्टोलिटिका का बना लेता है। और इन 8 छोटे एंटेमिबा हिस्टोलिटिका के फॉर्म को हम कहते हैं 8 अमीबुली। 8 अमीबुली। और ये 8 अमीबुली, 8 अमीबुली या अमीबा या एंटेमिबा हिस्टोलिटिका फिर से डेवलप करके उस व्यक्ति को जो जहां पे वो इन्फेक्शन के थ्रू किसी स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में गया था, अब फिर उस स्वस्थ मनुष्य, अब स्वस्थ कहां रहा वो, जो कि वो इन्फेक्ट हो गया है, तो अब उसके बॉडी में ये 8 अमीबी जो डेवलप करके फिर से बना लेते हैं क्या? ट्रोफोजोएट। किसका? एंटेमिबा हिस्टोलिटिका का। एंटेमिबा हिस्टोलिटिका का, ठीक है। और इसकी जो साइजिंग होती है बेटा, ध्यान से सुनिए, ये 12 से 13 या 12 से 15 माइक्रोन, 12 से 15 माइक्रोन, 12 to 15 माइक्रोन के नियर अबाउटिंग होती है। इसमें कहां की बात मैं कर रहा हूं? लाइफ साइकिल में। ये जो इसकी छोटा सा फॉर्म होता है, ठीक है, छोटा सा फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? माइन्यूटा फॉर्म। ये इसकी कहानी ये है, 12 to 15 माइक्रोन की डायमीटर होती। इसकी डायमीटर का कितनी थी? 20 से 30 माइक्रोन।
तो ये मैग्ना फार्म है जिसको हम एडल्ट स्टेज या ट्रोफोजोइट कहते हैं, और जब बाइनरी फ्यूजन करने के बाद जो प्रीसिस्टिक कंडीशन में मैग्नेटा फॉर्म बनी वो उसकी 12 to 15 माइक्रोन की डायमीटर होती है। तो ये पूरी कहानी उसकी लाइफ साइकिल की रही एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की। ठीक, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहली चीज अपने आदतों में सुधार करेंगे, अपने आदतों में सुधार करेंगे। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे, नाखून हम बड़े नहीं रखते हैं, नाखून हम बड़े नहीं रखते हैं, इसके लिए तब जाकर के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, और वॉशरूम जाने के लौटने के बाद आप 2 बार 3 बार साबुन से हाथ धुलेंगे। तीसरी चीज, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई सब्जी बिक रही है, ठीक है, तो कच्चा नहीं खाएंगे। अक्सर सब्जी मंडी में देखने को मिल जाता है कि उठाया कोई चीज गप से मुंह में डाल दिया, यार खा रहे हैं। अब बताइए वो किसान आदमी कहां से किस पानी से धुल के लाया, आपको पता है? नहीं पता है। ठीक, मटर बिक रहा है, हरा मटर, और छिलके खाने लगे, क्या रेट दे रहे हो? उसके बाद छिलके खाने लगे भैया, और क्या रेट दे रहे हो, ले लिया, है ना। कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जो कच्ची सब्जियां लोग खरीदते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उससे बचाएं आप। घर पे ले जाकर उसके धुल करके पका करके खाएं, पका करके खाएं उसको। ठीक, अच्छी तरीके से पहले ले जाकर के सब्जी को धुलें, क्योंकि जहां से वो किसान लाता है सब्जी, पता नहीं किस पानी में धुला है, कौन सा पानी, कैसा पानी है। अब वो उस पानी के थ्रू हमने बताया यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल में, ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज जो होता है गंदे पानी के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा हेल्दी ह्यूमन में जब चला जाता है, तो वो गंदे पानी के द्वारा वो सब्जी मान लीजिए धुल दिया है, आप अनजान हैं, तो आप उसको उसी तरीके से या बिना धुले हुए या ढंग से ना धुले हुए अगर खाएंगे तो वो आप भी इन्फेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अगर ध्यान देंगे तो बच सकते हैं शुरू से। दूसरी चीज, अब इसकी कुछ मेडिसिन हैं। मेडिसिन बहुत कॉमन है प्यारे, अच्छी तरीके से आप जानते हो। डिपेंडालियम, लोमोफेन पुरानी दवा आती थी। इसके बाद आती है मेट्रोजिल, नारमेट्रोजिल, अब फिर आती है क्या, ग्रामोजिल। ये सब डिसेंट्री की कुछ दवाएं हैं जिसके प्रयोग से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हो। तो आप अच्छी तरीके से दवाएं जानते हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। डिपेंडालियम, डिपेंडॉल एम, और मेट्रोजिल, ग्रामोजिल, लोमोफेन, ये दवाएं हैं जिसका प्रयोग करने से आप की ये बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में केवल इतना ही। कंपटीशन में सवाल आता है इससे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, एस्केरियासिस को लेकर के आएंगे अगली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।